सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। हम जो टॉपिक शुरू किए थे, एक सीरीज हमने शुरू की थी, सीधी बात नो बकवास। उसमें हमने पाचन ग्रंथियों को लेकर के बात की। आज हमारा दूसरा टॉपिक है यकृत, लीवर, जिसके बारे में अपने को जानकारी लेनी है, उसके बारे में चर्चा करनी है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों के अंदर हमें ये देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आए वो हमारा गलत ना हो। इस तरीके से हम यकृत को लेकर के कंप्लीट डिटेल, ताकि दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता ना हो, एक ही क्लास में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाए, तो उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो यकृत को लेकर के बात करते हैं, सीधी बात नो बकवास में अपना एपिसोड है नंबर 2, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अभी बात करते हैं हम यकृत को लेकर के। मैं बता रहा था अभी कि यकृत कहाँ पर स्थित होता है, यकृत के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, तो उसको लेकर के हम बात करेंगे। यकृत जो होता है, यकृत की अगर बात करें तो यकृत जो स्थित होता है वो होता है जैसे आमाशय होता है, आमाशय के ऊपरी भाग में दाईं ओर स्थित होता है। कहाँ पर होता है, जैसे मान लो, जैसे अगर मैं बात करूं कि इस तरीके से है, जो ये क्या होता है, आमाशय यानी उदर गुहा। क्या होता है, उदर गुहा। और उदर गुहा के दाहिने भाग में यहाँ की ऊपर की तरफ क्या होता है, इस तरीके से है, जो क्या स्थित होता है, यकृत स्थित होता है। और इसके नीचे एक नाशपाती के आकार की एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसको क्या बोला जाता है, गोल ब्लेडर बोला जाता है। यानी क्या बोलते हैं इसको, पीताशय बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पीताशय बोला जाता है। फिर अगर हम बात करें कि यकृत जो स्थित होता है, उसके अलावा यकृत का जो वजन होता है, उसको लेकर के बात करें तो मैं बात कर रहा था तो कि उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। इसके वजन की अगर बात की जाए तो वजन कितना होता है, 1.5 से 2 किलोग्राम इसका वजन होता है। और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके अलावा मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। पहला कौन सा होता है, त्वचा, और दूसरा कौन सा आ जाएगा, यकृत आ जाएगा। इसके अलावा बात करें तो यकृत जो है वो हिपेटिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, और हिपेटिक कोशिकाओं से मिलकर बने होने के कारण ही स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है, हिपेटोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, हिपेटोलॉजी कहलाती है। तो हिपेटोलॉजी की अगर बात करें, हिपेटोलॉजी हिपेटोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा फिर बात करें कि मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग, पहला है जो त्वचा है, और यकृत के नीचे एक नाशपाती के आकार की जो संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, पीताशय कहते हैं। और इस पीताशय के द्वारा, जैसे अभी संरचना मैंने बात भी की, ये क्या है, पीताशय यानी कि गोल ब्लेडर। इसका काम क्या है, इसका काम है कि यकृत के द्वारा जो बाइल जूस या पित्त रस का जो निर्माण हुआ है उसको स्टोर करना। तो इसका काम क्या क्या हो जाएगा, इसका काम हो जाएगा पीताशय के द्वारा, पीताशय यानी कि गोल ब्लेडर के द्वारा 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 पित्त रस बाइल जूस, पित्त रस को एकत्रित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो लीवर जो है, जैसे मान लो इस तरीके से अगर बात की जाए तो ये तो क्या होता है, एसोफेगस यानी कि ग्रासनली। इसके अलावा ये क्या आ गया, स्टोमक आ गया। ये क्या आ गया, स्टोमक आ गया। और ये क्या आ गया, ये आ गई छोटी आंत। छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है, जिसको क्या बोला जाता है, ग्रहणी। क्या बोला जाता है, ग्रहणी। तो ग्रहणी, और यहां पर क्या आता है, इस तरीके से जो लीवर आता है, और इस तरीके से लीवर के नीचे क्या होता है, नाशपाती के आकार की जो संरचना होती है, जिसको हम पीताशय कहते हैं। तो ये जो लीवर है, ये लीवर किससे जुड़ा हुआ होता है, ये लीवर जुड़ा होता है इससे, यानी कि छोटी आंत का जो ग्रहणी है, प्रारंभिक भाग है, उससे जुड़ा हुआ होता है। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट हो जाएगा यकृत छोटी आंत के प्रारंभिक छोटी आंत के प्रारंभिक भाग ग्रहणी, प्रारंभिक भाग ग्रहणी से जुड़ा होता है। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। इसके बाद में फिर हम बात करते हैं कि जो लीवर है और किस में भूमिका निभाता है। तो मानव शरीर के अंदर जितने भी जैसे प्रोटीन का निर्माण होता है, तो प्रोटीन के निर्माण में इसकी भूमिका होती है। इसके अलावा प्रोटीन के समृद्ध स्रोत के रूप में भी किसको जाना जाता है, लीवर को जाता है। और जो रीजनरेशन पावर की अगर बात करें ना, कि जैसे किसी अंग की कोशिकाएं पुनर्निर्मित होकर के उसको अपने आप क्या कर लें, ठीक कर लें, तो रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो लीवर में पाई जाती है, और सबसे कम किस में पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है। ब्रेन कौन सी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, न्यूरॉन से।
न्यूरॉन से मिलकर के ब्रेन बना होता है, जिनकी रीजनरेशन पावर सबसे कम होती है, जबकि यकृत की कोशिकाओं या जो हिपेटिक कोशिकाएं हैं उनकी रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। तो अगर मैं बात करूं यकृत की पुनर्योजन क्षमता, पुनर्योजन या रीजनरेशन पावर, पुनर्योजन क्षमता सबसे अधिक होती है, क्षमता सबसे अधिक होती है, रीजनरेशन पावर सबसे अधिक होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें अगला पॉइंट है, तो लीवर जो है ना, वो लीवर प्रोटीन के समृद्ध स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो यकृत प्रोटीन के समृद्ध स्रोत के रूप में कार्य करता है, स्रोत के रूप में कार्य करता है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो लीवर है ना, उस लीवर के द्वारा अनेक प्रकार के जैसे जो प्रोटीन है उनका निर्माण किया जाता है। इसके अलावा कुछ विटामिन का भी ये निर्माण करता है। इसके कारण इसको बोला जाता है केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी। अगर क्वेश्चन आए कि हमारे शरीर में कौन सा भाग है, कौन सा अंग है जिसे हम केमिकल फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? अगला पॉइंट हो जाएगा यकृत को शरीर की रासायनिक फैक्ट्री की संज्ञा दी जाती है। रासायनिक फैक्ट्री की संज्ञा दी जाती है। फिर इसके बाद में इसके कार्यों की अगर बात करें कि यकृत के कार्य कौन कौन से होते हैं, तो यकृत के कार्यों की अगर बात करें, यकृत के कार्यों में नंबर 1 जो कार्य आता है, नंबर 1 जिसको बोलते हैं, जैसे मान लो हमने भोजन किया तो भोजन में जो एक्स्ट्रा भोजन होता है ना, वो मानव के रूप में किस में संचित होता है? ग्लाइकोजिन के रूप में संचित होता है। और ये ग्लाइकोजिन कहां पर स्टोर होता है? कहां पर होता है? यकृत में होता है। जैसे जो प्लांट्स है, प्लांट्स में भोजन किसके रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में। जबकि मानवों के अंदर या जंतुओं के अंदर जो भोजन का जो संचय होता है वो ग्लाइकोजिन के रूप में होता है, और इसको संचित करने का काम कौन करता है? लीवर करता है। तो नंबर 1 कार्य क्या हो जाएगा? नंबर 1 कार्य हो जाएगा अतिरिक्त भोजन को ग्लाइकोजिन के रूप में यकृत द्वारा स्टोर किया जाता है। यकृत द्वारा स्टोर किया जाता है। यह बात अपने को ध्यान में रखनी है। दूसरा, नंबर 2, पहला कार्य तो ये हो गया। दूसरा कार्य क्या है कि यकृत के द्वारा कई प्रकार के जो प्रोटीन है उनका निर्माण भी किया जाता है। तो नंबर 2 हो जाएगा यकृत के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो प्रोटीन, जैसे रक्त स्कंदन यानी जैसे मान लो चोट लग जाए तो ऐसी स्थिति में उस रक्त को, यानी कि जो रक्त प्रवाह है उसको रोकने वाले कुछ प्रोटीन होते हैं जिन्हें रक्त स्कंदन प्रोटीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रक्त स्कंदन प्रोटीन। और रक्त स्कंदन प्रोटीन की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से प्रोटीन बनाता है? इसमें बनाता है थ्रोम्बिन प्रोटीन। इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन। इसके अलावा कौन सा आएगा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और 4 की अगर बात करें तो नंबर 3 हो जाएगा फाइब्रिनोजन। और एक हो जाएगा नंबर 4 फाइब्रिन। क्या हो जाएगा? फाइब्रिन। ये 4 प्रोटीन है फाइब्रिन, मुख्य रूप से रक्त स्कंदन प्रोटीन के रूप में जो यकृत के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा कि मानव शरीर के अंदर
जैसे अलग अलग जो रुधिर नलिकाएं होती हैं, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, सिराएं होती हैं, धमनियां होती हैं, महासिराएं होती हैं, तो उनमें रक्त का प्रवाह होता है। और रक्त का प्रवाह होता है तो उनमें कभी भी रक्त जमता नहीं है। उनमें रक्त न जमने का कारण भी एक प्रोटीन है जिसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा किया जाता है। उस प्रोटीन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये तो रक्त को जमाने के लिए, और जो रक्त को नहीं जमने देता उसको बोलते हैं प्रति रक्त स्कंदन प्रोटीन। तो उसका नाम है प्रति रक्त स्कंदन प्रोटीन। और प्रति रक्त स्कंदन प्रोटीन की अगर बात की जाए तो उसका नाम है हिपेरिन। क्या नाम है उसका? हिपेरिन नाम है, हिपेरिन। ये हिपेरिन प्रोटीन है जो मानव शरीर में रक्त को जमने नहीं देता, मानव शरीर में रक्त को जमने नहीं देता। तो अभी मैंने क्या बताया कि एक तो कार्य बताया कि ये भोजन को क्या करता है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। दूसरा कार्य मैंने क्या बताया कि यकृत के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन है उनका निर्माण किया जाता है, जिनमें रक्त स्कंदन प्रोटीन के रूप में थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन के अलावा प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है और फाइब्रिन है। इसके अलावा प्रति रक्त स्कंदन प्रोटीन के रूप में हिपेरिन का निर्माण भी इसके द्वारा किया जाता है, इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एक चीज और आपने देखी होगी, जैसे मान लो जो ब्लड बैंक होते हैं, जो जहां पर रक्त को स्टोर किया जाता है, तो वहां पर रक्त को न जमने के लिए, ताकि रक्त जमे नहीं, तो वहां पर किसका उपयोग किया जाता है? तो वहां पर सोडियम सिट्रेट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम सिट्रेट का उपयोग किया जाता है। तो सामान्य रूप से यह भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि प्रयोगशाला में जब रक्त को स्टोर किया जाता है तो रक्त को जमने से रोकने के लिए सोडियम सिट्रेट का उपयोग किया जाता है। कार्यों में अगला कार्य देखें, नंबर 3। कार्यों में नंबर 3 देखें तो नंबर 3 जो कार्य आएगा उस कार्य को बात करते हैं। तो यकृत के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? बाइल जूस का। यकृत के द्वारा पित्त रस का निर्माण किया जाता है। पित्त रस का निर्माण किया जाता है। अगर हम पित्त रस की बात करें कि पित्त रस क्या होता है, पित्त रस की बात करें, तो पित्त रस जो होता है ना, इस पित्त रस में पहली बात तो कौन सा वर्णक पाया जाता है? इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है विलीवर्डिन। यह वर्णक पाया जाता है और इस वर्णक के कारण इसका रंग क्या हो जाता है? हल्का पीला रंग हो जाता है। कैसा होता है? हल्का पीला रंग होता है। दूसरा, इस पित्त रस की अगर बात करें तो इसका जो पीएच होता है ना, वो होता है 7.7। कितना होता है? 7.7। यानी इसकी प्रकृति कैसी है? ये हल्का क्षारीय है। क्या है? हल्का क्षारीय होता है। हल्का क्षारीय है तो इसका मतलब है कि भोजन के माध्यम को ये परिवर्तित करेगा और क्या बना देगा? क्षारीय बना देगा। क्या बना देगा? क्षारीय बना देगा। तो पित्तरस जो है, इस पित्तरस का निर्माण तो कौन कर रहा है? पित्तरस का निर्माण कर रहा है यकृत। इस पित्तरस को स्टोर कौन करेगा? स्टोर करेगा कौन करेगा? पित्ताशय, गोल ब्लेडर। कौन करेगा? गोल ब्लेडर करेगा। पित्तरस के अगर कार्यों की बात करें कि इसके कार्य कौन कौन से होते हैं, तो इसके कार्यों के अंदर बात की जाए तो इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है क्या हो जाएगा? नंबर वन हो जाएगा। एक तो भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। नंबर 1 क्या हो जाएगा? भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या हो जाएगा? दूसरा, वसा का पायसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन। वसा का इमल्सिफिकेशन यानी कि पायसीकरण करता है। और पायसीकरण का मतलब है कि जो वसा जटिल है, अघुलनशील है, उसे छोटे छोटे कणों के अंदर क्या कर देता है? तोड़ देता है, ताकि वसा का क्या हो सके? पाचन हो सके। तो पहला तो है भोजन के माध्यम को क्षारीयता बनाता है, माध्यम बनाता है। दूसरा, वसा का पायसीकरण करता है। तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा, आंत्र के जो रस है ना, आंत्रीय रस है ना, तो आंत्र में पाए जाने वाले एंजाइमों को क्या करता है? सक्रिय करता है। तो आंत्रीय रस को क्या करता है? सक्रिय करता है, ताकि आंत के जो एंजाइम है वो कार्य कर सके। क्या कर सके? कार्य कर सके। यह किसकी बात की जा रही है? पित्तरस की बात की जा रही है। और पित्तरस का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा किया जाता है। यह कार्य था नंबर 3। अब कार्यों की बात करें तो नंबर 4 की अगर कार्य की बात करें
तो यकृत होता है ना, यकृत में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जो फेगोसाइट प्रकृति की होती है, और ये फेगोसाइट प्रकृति की जो कोशिकाएं होती हैं ये कुछ जो जीवाणु होते हैं उनको भक्षण करने का कार्य करती हैं। तो अगर मैं बात करूं यकृत में पाई जाने वाली कूपर कोशिकाएं, उनको क्या बोला जाता है? कूपर कोशिकाएं बोला जाता है। कूपर कोशिकाएं फेगोसाइट प्रकृति की होती हैं। फेगोसाइट प्रकृति की होती हैं। फेगोसाइट प्रकृति की होती हैं जो जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, जो जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। एक चीज ध्यान रखना, जब मानव को जहर दिया जाता है ना, पॉइजन दिया जाता है ना, तो पॉइजन दिया गया है, ये जब टेस्ट किया जाता है कि उसको पॉइजन दिया गया है नहीं दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में इन कूपर कोशिकाओं की जांच की जाती है। किसकी जांच की जाती है? कूपर कोशिकाओं की जांच की जाती है, जिसके आधार पर पता लगाया जाता है कि व्यक्ति को जहर दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो यह भी अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा शरीर के अंदर जो विषैले पदार्थ होते हैं उनके प्रभाव को कम करने का प्रयास भी यकृत के द्वारा किया जाता है। तो शरीर के विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है। जैसे मानव शरीर में सबसे विषैला पदार्थ जो होता है ना, वो सबसे विषैला पदार्थ क्या होता है? NH3, अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। इस अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अमोनिया किस में बदलता है? यूरिया में बदलता है। तो एक कार्य ये ध्यान में रखना है कि शरीर के विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है। जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया जो मानव शरीर का सबसे विषैला पदार्थ होता है उसको किस में बदल देगा? यूरिया में बदल देगा, जिसे उत्सर्जी अंगों के माध्यम से मूत्र की सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है। अगला कार्य नंबर 6 की बात करें तो इसके द्वारा कुछ विटामिनों की बात करें, जैसे विटामिन ए है, तो विटामिन ए का क्या करता है? निर्माण करता है। विटामिन ए का निर्माण किया जाता है। तो विटामिन ए का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा किया जाता है। और विटामिन ए कैसे बनता है? जैसे अगर मैं बात करूं, जो बीटा कैरोटीन होता है, जैसे मान लो जो चावल का भोजन किया या फिर जैसे गाजर खाई, तो ऐसी स्थिति में उसमें पाया जाता है बीटा कैरोटीन। ये बीटा कैरोटीन हमारी लीवर में जाएगा, और लीवर में जाने के पश्चात यही बीटा कैरोटीन है जो विटामिन ए में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? विटामिन ए में बदल जाता है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अगले कार्यों की बात करें, नंबर 7 क्या कार्य है इसका? तो नंबर 7 जो कार्य है, तो यकृत के द्वारा कुछ वर्णकों का निर्माण किया जाता है। यकृत के द्वारा वर्णकों का निर्माण किया जाता है। वर्णकों का निर्माण किया जाता है। इन वर्णकों की अगर बात करें, तो इन वर्णकों में कौन से 2 वर्णक होते हैं? 2 वर्णक होते हैं। 2 वर्णक कौन से होते हैं? एक है जिसका नाम है बिलिरुबिन। क्या नाम है? बिलिरुबिन। दूसरे का नाम क्या है? विलवर्डिन। दूसरे का नाम क्या है? विलिवर्डिन। देखो निर्माण कैसे होता है? निर्माण कैसे होता है इनका? जैसे मान लो मैं बताता हूं कि जैसे मानो आरबीसी है। अब ये आरबीसी जो है इसकी जीवन अवधि कितनी होती है? 120 डेज। कितनी होती है? 120 डेज, यानी कि 120 दिन के बाद इस आरबीसी का क्या होगा? ये टूटेगी। आरबीसी क्या होगी? नष्ट होगी, टूटेगी। तो आरबीसी कहां पर टूटेगी? यकृत में। किसमें टूटेगी? यकृत में। और जब आरबीसी यकृत में टूटती है तो 2 भागों में टूटती है। कितने भागों में टूटती है? 2 भागों में। एक है हिमेटीन और दूसरा है वर्णक। हिमेटीन की अगर बात करें तो हिमेटीन में क्या होता है? आयरन। क्या होता है? आयरन। इस आयरन को स्टोर करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? लीवर के द्वारा किया जाता है। तो इस आयरन को इसे यकृत के द्वारा स्टोर कर लिया जाता है। जबकि वर्णकों का जो निर्माण हो रहा है
उन वर्णकों की अगर बात करें तो वर्णकों में कौन सा आ जाएगा, बिलिरुबिन और बिलवर्डिन। एक वर्णक जो आरबीसी के टूटने से बना जिसका नाम है बिलिरुबिन, क्या नाम है बच्चों, बिलिरुबिन नाम है। दूसरा जो वर्णक बना जिसका नाम है बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन नाम है, बिलीवर्डिन नाम है। तो दूसरा वर्णक ये बन गया, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें जो दो अलग अलग वर्णक बने हैं, इनमें जो बिलवर्डिन है ना, ये बिलवर्डिन तो किसके साथ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा किसके साथ में, पीता से, यानी कि पित्तरस के साथ में। और पित्तरस के साथ में मिलेगा तो पित्तरस को है जो क्या रंग दे देगा, हल्का पीला रंग, हल्का पीला रंग दे देगा, हल्का पीला रंग दे देगा। अब मान लो जो बिलिरुबिन जो बना है ना, इस बिलिरुबिन को यकृत के द्वारा लेना बंद कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में ये जो बिलिरुबिन है, ये बिलिरुबिन रक्त की सहायता से मानव शरीर के सभी भागों में फैल जाएगा। और सभी भागों में फैल जाएगा तो ऐसी स्थिति में मानव की त्वचा और आंख का जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। और उसी को हम कह देते हैं पीलिया, जो इंडिस, कौन सा रोग कह देते हैं, पीलिया रोग कह देते हैं। तो आगे मैं लिख देता हूं, आगे मैं लिख देता हूं, यदि यदि यकृत के द्वारा, यदि यकृत के द्वारा द्वारा बिलिरुबिन, यदि यकृत के द्वारा बिलिरुबिन बिलिरुबिन को लेना बंद कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए तो यह रुधिर के माध्यम से, रक्त के माध्यम से, रुधिर के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे त्वचा व आंखें, त्वचा व आंखें क्या हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं, पीली दिखाई देने लगती हैं, पीली दिखाई देने लगती हैं। इसी स्थिति को कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, पीलिया। इसे ही क्या कहते हैं, पीलिया कहते हैं। कौन सा रोग हो गया, पीलिया रोग हो गया। तो यह क्या ध्यान में रखना है, पीलिया किसकी वजह से होता है, बिलिरुबिन से। बिलिरुबिन से कैसे हुआ कि जब यकृत के द्वारा बिलिरुबिन नहीं लिया गया तो उसको रुधिर के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में फैला दिया गया, और विभिन्न भागों में फैलने के बाद में क्या हो गया, उसकी मात्रा ज्यादा हो गई। तो शरीर के जो अंग हैं या शरीर की जो त्वचा है और जो आंखें हैं वो कैसे रंग की हो गई, पीले रंग की होगी। कैसे कलर की होगी, पीले रंग की। तो एक बार देखना, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, लीवर के बारे में बात कर रहा हूं। तो लीवर है वो हिपैटिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। कौन सी कोशिकाएं, हिपैटिक कोशिकाएं। हिपैटिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है तो इसे हिपेटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अध्ययन को हिपेटोलॉजी बोला जाता है। और लीवर जो है, ये लीवर कहां पर स्थित होता है, ये जो उदरगुहा है, उदरगुहा के ऊपरी भाग में दाहिने ओर स्थित होता है। उदरगुहा के ऊपरी भाग में दाहिने ओर स्थित होता है। ये क्या होता है, गोल ब्लेडर होता है, यानी जिसे हम पीता से कहते हैं। देखो यकृत, यकृत के नीचे नाशपाती के आकार की एक थैलीनुमा संरचना, नाशपाती के आकार की एक थैलीनुमा संरचना, जिसे हम क्या कहते हैं, पीता से कहते हैं। और इसी पीताशय में यकृत के द्वारा बनने वाला जो बाइल जूस है, पित्त रस है, उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और ये जो पीताशय है, ये पित्त वाहिनी के माध्यम से जो छोटी आंत जो है, छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग है, इस तरीके से अगर बात करें, इस तरीके से अगर बात करें तो ये छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रहणी। और यहां पर क्या होता है, ये यकृत होता है। यहां पर क्या होता है, ये होता है पित्ताशय। और ये यहीं पर ही पित्त वाहिनी इस भाग से जुड़ी हुई होती है। किससे, इस ग्रहणी से जुड़ी हुई होती है। जो पितरस है ना, ये पितरस आकर के कहां पर गिरता है, इस ग्रहणी में गिरता है, ताकि ग्रहणी में, छोटी आंत में पाए जाने वाले जो एंजाइम है वो प्रॉपर तरीके से कार्य कर सके। तो अभी तक जो हमने बात की उसके ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने बताया कि लीवर क्या होता है। लीवर के बारे में हमने सारी जानकारी देखी कि यह कहां पर स्थित होता है, कितना वजन होता है, कौन सी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसके अलावा फिर मैंने बताया कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है, क्योंकि सबसे बड़ा अंग क्या होती है, त्वचा होती है। इसके अलावा जैसे यकृत है, तो यकृत के नीचे मैंने बताया था कि नाशपाती के आकार की एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पीताशय बोलते हैं। और पीताशय में पित्त रस को स्टोर किया जाता है।
इसके अलावा फिर मैंने बताया कि छोटी आंत के प्रारंभिक भाग से जुड़ी हुई होती है। और अगर हम रीजनरेशन पावर की बात करें, रीजनरेशन पावर यानी कि जो पुनर्योजन जो क्षमता है, कोशिकाओं के पुनः बनने की जो क्षमता है, कोशिकाओं के द्वारा उनके अंदर आने वाले किसी भी विकार को ठीक करने की जो क्षमता है, वो सबसे ज्यादा किसकी होती है? यकृत की होती है, यानी हिपैटिक कोशिकाओं की होती है। और मानव मस्तिष्क जो न्यूरॉन से मिलकर के बना होता है, तो मानव मस्तिष्क की जो पुनर्योजन क्षमता होती है वो सबसे कम होती है। यकृत के द्वारा, यानी कि जो प्रोटीन का जो एक समृद्ध स्रोत जो माना जाता है, वो किसको माना जाता है? यकृत को माना जाता है। इसी कारण इसे केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी, यानी कि रासायनिक फैक्ट्री भी से कहा जाता है। कार्य मैंने बताए थे कि जैसे मान लो हमने भोजन किया, तो भोजन करने के बाद में जो अतिरिक्त भोजन है वो किसके रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। तो जहां जितने भी जंतु होते हैं ना, तो जंतुओं में तो भोजन ग्लाइकोजन के रूप में, जबकि जो प्लांट है उनमें स्टार्च के रूप में भोजन क्या होता है? स्टोर होता है। तो मानव के अंदर इस भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? लीवर के द्वारा किया जाता है। लीवर के द्वारा अनेक प्रकार के जो प्रोटीन है उनका निर्माण किया जाता है, जिसको हम दो अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। एक ऐसे प्रोटीन जो जैसे मान लो हमारे कहीं किसी भी अंग में कोई चोट लग गई, तो चोट लगने के बाद में रक्त क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस रक्त को प्रवाहित होने से रोकने के लिए काम में आने वाले प्रोटीन, जिनको हम क्या बोलते हैं? रक्त स्कंदन प्रोटीन बोलते हैं। जैसे थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिन प्रोटीन है। तो इनका निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है? इनका निर्माण भी है जो लीवर के द्वारा यानी यकृत के द्वारा किया जाता है। दूसरा प्रोटीन कौन सा होता है? दूसरा प्रोटीन होता है, जैसे मानव शरीर के अंदर जो अलग अलग जो रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं, इसके अलावा मानव शरीर में जो हमारी धमनियां हैं, जो सिराएं हैं, महासिराएं हैं, महाधमनी हैं, तो उनमें रक्त क्या होता है? प्रवाहित होता है। तो उस रक्त को वहां पर जो जमने से रोकने के लिए भी प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। तो जमने से रोकने के लिए यानी प्रतिस्कंदन प्रोटीन, और उस प्रोटीन का नाम क्या है? उस प्रोटीन का नाम है हिपेरिन प्रोटीन। क्या नाम है? हिपेरिन प्रोटीन। तो यहां एक चीज और आपको मैं बता दूं, जैसे शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने के काम कौन करता है? हिपेरिन प्रोटीन करता है। उसी तरीके से जैसे मान लो किसी व्यक्ति के द्वारा ब्लड डोनेट किया गया, तो ब्लड डोनेट करने के बाद में उसे कहीं ब्लड बैंक में क्या करना हो? स्टोर करना हो। तो ऐसी स्थिति में वो रक्त जमे नहीं, तो रक्त को जमने से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वहां पर सोडियम सिट्रेट का उपयोग किया जाता है। और उसी को लेकर के 2018 एलडीसी में एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो वो भी अपने को ध्यान में रखना है। फिर मैंने बताया यकृत के द्वारा किसका निर्माण किया गया? पित्रस का। पित्रस में क्या होता है? वर्णक विलिवर्डीन होता है। इसका जो पीएच होता है 7.7 होता है। इसका मतलब है हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। पित्रस की अगर बात करें तो भोजन के माध्यम को क्या कर देता है? क्षारीयता बनाता है। वसा का पायसीकरण करता है। आंतरिक रस को क्या करता है? सक्रिय करता है। इसके अलावा आगे बात करें तो यकृत में पाई जाने वाली क्या पाई जाती है? कूपर कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कौन सी प्रकृति की होती है? फैगोसाइट प्रकृति की होती है, और ये जीवाणु का भक्षण करती हैं। इसके अलावा मानव शरीर में कुछ ऐसे विषैले पदार्थ भी होते हैं, जैसे अमोनिया है, यूरिक अम्ल है, तो उनको निष्क्रिय करने का कार्य लीवर के द्वारा किया जाता है। अमोनिया को किस में बदल देगा? यूरिया में बदल देगा। इसके अलावा विटामिन ए है, तो उस विटामिन ए का निर्माण भी इसके द्वारा किया जाता है। आगे बात करूं तो यकृत के द्वारा विभिन्न वर्णकों का निर्माण किया जाता है। ये वर्णक कौन से आ जाएंगे? ये वर्णक आ जाएगा बिलिरुबिन और विलवर्डिन। आरबीसी जब उसकी जीवनावधि 120 दिन पूरी होने के बाद में ये आरबीसी कहां पर जाती है? ये आरबीसी जाती है यकृत के पास, और यकृत के पास जाने के बाद में वहां पर आरबीसी टूटती है। आरबीसी टूटेगी तो वर्णकों का निर्माण करेगी। कौन कौन से वर्णक बनाएगी? एक बनाएगी बिलिरुबिन और एक बनाएगी विलवर्डिन। विलवर्डिन जो है वो पित्तरस के साथ मिलेगा और पित्तरस को हल्का पीला रंग प्रदान करेगा। बिलिरुबिन जो है उसको लीवर के द्वारा ले लिया जाता है। मान लो लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा बिलिरुबिन को ना लिया जाए, तो बिलिरुबिन की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बिलिरुबिन की मात्रा अगर बढ़ गई तो ऐसी स्थिति में रक्त के माध्यम से यह बिलिरुबिन शरीर के विभिन्न अंगों में फैल जाएगा, और शरीर के विभिन्न अंगों में पूरे शरीर में फैलने के कारण हमारी त्वचा और आंखें पीले रंग की दिखाई देने लगती हैं, जिसे हम पीलिया कहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, जब किसी को पीलिया हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आरबीसी की संख्या में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। तो यह भी चीज अपने को ध्यान में रखना है। साथ में फिर मैंने बताया, ये मैंने बता दिया कि उसको क्या हो जाता है? पीलिया हो जाता है। ये मैंने जो चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया। तो आज जो हमने बात की, आज हमने जो
लीवर को लेकर के, यकृत को लेकर के हमने सीधी बात नो बकवास में दूसरे टॉपिक के रूप में हमने बात की। कंप्लीट जानकारी लीवर को लेकर के हमने प्राप्त की। लीवर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में पूछा जाता है तो मेरे को नहीं लगता कि आपका क्वेश्चन गलत ही होगा। यहां पर हमने कंप्लीट पोस्टमार्टम जो करना था, कंप्लीट जो जानकारी जो लेनी थी, वो जानकारी हमने ले ली है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर आपका भी कोई टॉपिक हो ऐसा जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, तो उस टॉपिक के ऊपर भी चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, बशर्ते आप वो टॉपिक हमें सुझाए। तो इसी के साथ हम आज वाली क्लास को, सीधी बात नो बकवास वाले जो सीरीज है, उसको यहीं पर ही विराम देते हैं। कल फिर नए टॉपिक के साथ एक बार पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को जो बहुत बहुत धन्यवाद।